गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सेल्फ इस मोनिका करें। आज मैं आपको अल्टरनेटिंग सोर्स से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आपको पिछली वीडियो जिसमें आपको बता दिया गया था कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट या प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में अगर एसी सोर्स अप्लाई करते हैं तो उनके करंट पे, पावर पे, वोल्टेज पे, फेजर डायग्राम पे, वेव फॉर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उसी के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे आए हैं। अब हम दो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जैसे कि आर और एल। जैसे कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर को अगर हम एक साथ लेते हैं और उस पर हम एसी सोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, आज हम इस बारे में जानेंगे। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है पहला, वो है हमारा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध तथा प्रेरक परिपथ। मतलब कि आपको रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का एक साथ कॉम्बिनेशन पढ़ना इन सीरीज़ फॉर्म। ठीक है, सीरीज़ फॉर्म में हम इन दोनों को लगाएंगे और उसके बाद हमें एसी सोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा इफ़ेक्ट क्या आएगा, हम हमारी करंट पे, हमारी वोल्टेज पे, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि हम कुछ कम चीज़ सीरीज़ में लगाए हैं तो सीरीज़ की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। किसी सर्किट को अगर हम सीरीज़ में जोड़ते हैं तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है कि सीरीज़ में करंट जो होती है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उस सर्किट में सब में सेम जाती है और वोल्टेज डिवाइड होती है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर जो देख रहे हैं कि I=IM sin ओमेगा टी है, इसको कॉन्स्टेंट मानते हुए हम काम करेंगे, क्योंकि हम अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको वोल्टेज, करंट, पावर सब वेरिएबल मिलती है। अगर हर चीज़ वेरिएबल मिलेगी तो हमको उस चीज़ का कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। कोई एक क्वांटिटी हमको कांस्टेंट माननी पड़ती है। हम इसमें वोल्टेज को कांस्टेंट इसलिए नहीं मान पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज़ का, और सीरीज़ में करंट सब में सेम जाती है, इसलिए हमने करंट को ही कांस्टेंट मान लिया है। जैसे I=IM sin ओमेगा टी, इसको हमने कांस्टेंट माना है कि ये करंट हमारे रेजिस्टेंस में भी जा रही है और इंडक्टर में भी जा रही है। जब हमारे करंट सेम है तो हमारा वोल्टेज डिवाइड होता है, वोल्टेज अलग अलग फॉर्म में मिलेगा। तो जब हम देखते हैं कि जब हमने वोल्टेज निकाला अक्रॉस किसके, रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस जो हम वोल्टेज लेते हैं, तो हम जानते हैं कि हमने जब पढ़ रखा है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है करंट और वोल्टेज के बीच। तो मतलब हमको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट को अगर हम याद करें तो हमें जो फेज़र डायग्राम मिलता था वो कुछ इस तरह मिलता था। ये वोल्टेज होता था VM और ये होता था करंट IM। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में इन दोनों में हमको कोई फेज डिफरेंस नहीं मिलता था, इसलिए इन दोनों के करंट और वोल्टेज के इक्वेशन एकदम सेम आते थे। जैसे कि हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो वोल्टेज था वो था V=VM sin ओमेगा टी, और जो करंट हमको मिल रही थी, क्योंकि फेज डिफरेंस नहीं है तो जो करंट हमको मिल रही थी वो हमको मिल रही थी I=IM sin ओमेगा टी। जैसा करंट का इक्वेशन था वैसा ही वोल्टेज का इक्वेशन था। ये चीज़ हमको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में मिल रही थी। जब हमारा जो सर्किट था उसमें प्योर रेजिस्टेंस लगा था तब हमको ये इक्वेशन मिल रहे थे। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस सर्किट में हमें कोई फेज डिफरेंस नहीं मिलता है। मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कोई फेज डिफरेंस नहीं मिलता है। इसके अकॉर्डिंग जब हम वोल्टेज का इक्वेशन लिखते हैं तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के वोल्टेज का इक्वेशन जो है सेम ही आएगा, क्योंकि कोई फेज डिफरेंस नहीं मिला। अब हम लिखेंगे वोल्टेज का इक्वेशन अक्रॉस द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, अब हम उसको लिखेंगे। वोल्टेज में हमने देखा था जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो हमने देखा था जो करंट हो रही थी वो वोल्टेज से लैग कर रही थी। मतलब कि कुछ इस तरीके का हमारा फेजर डायग्राम बना हुआ था। सिंपल फेजर डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके का बना हुआ था। मतलब कि हमारी जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे की तरफ चल रही थी। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमको लेते हुए हमें जो वोल्टेज का इक्वेशन बनाना है, तो इस कॉन्सेप्ट में जो करंट हमारी 90 डिग्री पीछे चल रही थी, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट की अगर हम बात करें तो उसमें करंट का इक्वेशन यूँ आ रहा था I=IM sin ओमेगा टी माइनस π/2। ये आ रहा था आपका करंट का इक्वेशन। क्योंकि हमारे प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस होता है, जो फेज डिफरेंस कितने का होता है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री से करंट हमारी वोल्टेज से पीछे चलती है। तो ये इक्वेशन हमको मिला था प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट का। अब इसी फेजर डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए हम जो वोल्टेज का इक्वेशन बनाएंगे वो इस तरह बनेगा।
ये एक चीज़ और क्लियर यहाँ पे आपको कर दें कि अगर इस तरह किसी चीज़ को लिखें I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये चीज़ का इस समय वोल्टेज हमारी क्या थी प्योरली इंटीग्रेटेड सर्किट में V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब ध्यान में रखने वाली बात हमारे सामने ये आती है कि जब हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट बनाते हैं, करंट का क्वेश्चन देखते हैं, तो हमने देख रखा है, यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो हमारा फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री पीछे आ रहा है करंट का, किससे, वोल्टेज से। तो अगर इसी बात को हम उलट के ये भी तो कह सकते हैं कि हम अगर करंट को यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मान ले प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, तो हमारा वोल्टेज क्या होगा, 90 डिग्री आगे चला जाएगा। इस तरह भी हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। इसी का इस्तेमाल करते हुए हमने ये लिखा है आपको कि हम ये कहना आप लोगों को चाह रहे हैं कि जो हमारी वोल्टेज है, मतलब कि अगर हमने करंट का क्वेश्चन हम लिख लें आई एम इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अगर हम ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हम ये करंट निकालते हैं तो हमारी वोल्टेज क्या होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी के अनुसार उसकी जो फेज डिफरेंस हमको 90 डिग्री का मिल रहा है, उस 90 डिग्री जो फेज डिफरेंस हमें 90 डिग्री का मिल रहा है, वो 90 डिग्री किससे मिल रहा है, वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे चल रही है। और अगर हम क्या करें, वोल्टेज को हम 90 डिग्री आगे की तरफ कर दें, अगर हम वोल्टेज को 90 डिग्री आगे की तरफ कर दें तो हमको जो वोल्टेज को अगर 90 डिग्री आगे की तरफ तो हमको कुछ इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये भी तरीका एक होगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट को लिखने का, ड्रॉ करने का, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ हमको लैग मिल रही थी करंट, हम उसको कांस्टेंट करके हम पोटेंशियल को आगे कर सकते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिख दिया है प्योरली इंडक्टिव सर्किट के हिसाब से कि VL वोल्टेज हमारा क्या होगा, करंट से 90 डिग्री आगे की तरफ चलेगा। तो VL इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये दोनों हमको इक्वेशन मिल गए, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस। ये दोनों इक्वेशन कैसे बनाए जाएंगे ये भी हमने आपको बता दिया। अब हम इसका देखते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम को हम इसके अब ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो हमारा वोल्टेज है, अच्छा सबसे पहले हम आपको ये चीज़ और बताते हैं कि फेजर डायग्राम हमेशा हम आपसे ये बताएं कि फेजर डायग्राम जो होता है आपका वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी का मिलता है। यहाँ पे हमने करंट को कांस्टेंट माना, इसलिए हम रेफरेंस लाइन करंट की लेके चलेंगे। मतलब ये कुछ हम इस तरह पहले हम यहाँ पे करंट बना लेंगे कि हमने करंट को रेफरेंस मानते हुए इसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ें बनानी है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जो हमारा फेजर डायग्राम में करंट को हमने कांस्टेंट बना लिया, इसको हम देंगे वोल्टेज को हम देखेंगे कि हम फेज़ में जा रहे हैं। जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो फेज़र होता है आर, और फेज़र जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो फेज़र होता है करंट के अकॉर्डिंग, उसमें क्या होता है, कोई फेज डिफरेंस ना होने की वजह से वोल्टेज और करंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो हमने यहाँ पे बना लिया, हमने बना लिया वोल्टेज VRM, वोल्टेज हमने बना लिया, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे अब इंडक्टिव सर्किट को देखेंगे। इंडक्टिव सर्किट में भी हमने ये देख रखा है कि जो हमारा करंट होता है वो वोल्टेज है 90 डिग्री पीछे के चलता है, तो 90 डिग्री पीछे चलेगा तो VM हमारा यहाँ पे आ जाएगा। करंट हमारी 90 डिग्री पीछे देखिए शो भी हो रही है, 90 डिग्री पीछे चल रही है, ठीक है। ये हमारा अब इनका रिजल्टेंट इन दोनों दो, अब फेजर डायग्राम आपको पहले वाले वीडियो में ही बता चुके हैं। फेजर डायग्राम एक तरीके का वेक्टर सम होता है, वेक्टर सम की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं इसको। तो वेक्टर सम में दो वेक्टर्स अगर हमारे सामने तो इनका रिजल्टेंट बीच में जाएगा, बीच में जाने का ये हो जाएगा R, जो इनका रिजल्टेंट R आएगा, जो कि हम VM से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको कि हम VM से मतलब फेजर डायग्राम एक बराबर हमको बता दे रहे हैं कि फेजर डायग्राम में हमने करंट इसमें कांस्टेंट मानी है, तो उसको करंट हमने इसमें कांस्टेंट मानी है तो करंट को हमने रेफरेंस लाइन पे मान लिया। और अब हम इस पे वोल्टेज ड्रॉ कर रहे हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट की वजह से, जो हो गया VRM। और इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज करंट से 90 डिग्री की तरफ आगे होता है, तो हमने यहाँ पे VM को प्लॉट कर दिया, VM इंडक्टिव का। अब जो रिजल्टेंट होता है वो इसका सम यहाँ पे आता है, इसको हम
VM रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया आपका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर का ये आएगा। ये आपका यहाँ पे हमने भी दिखाया है कि फेज़र डायग्राम ये आपका कैसे बना, ये इस तरीके से बन के आया। अच्छा, फेज़र डायग्राम हमारा यहाँ पे जब हमने कंप्लीट कर लिया तो अब इसके आगे हम चलते हैं। फेज़र डायग्राम से हमें क्या करना है। फेज़र डायग्राम फेज़र डायग्राम जो हमने यहाँ पे बनाया था, ये फेज़र डायग्राम जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये इस फेज़र डायग्राम को ही लेके अब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। आप जानते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। ये जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमारा रिजल्टेंट निकालना है हमको VMR, यहाँ पे हो गया VML। इसका VM रिजल्टेंट है VM। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वांटिटी VL है इसको एज ए सपोज यहाँ पे आपको मान लेना है। यहाँ पे इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए जो आपके वाई एक्सिस पे जो VML लिखा हुआ है उसको एज अ सपोज यहाँ पे ला के रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका VL। अब हम इस क्वांटिटी को पाइथागोरस मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका रिजल्टेंट निकाल देते हैं। पाइथागोरस मेथड से क्या करेंगे, VM इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट VML का स्क्वायर और प्लस VMR का स्क्वायर। ये चीज़ बन के आपकी आएगी जो कि आगे वाले पेज पे आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा गया है कि रिजल्टेंट कैसे निकाला है। पाइथागोरस मेथड को अप्लाई करते हुए हम रिजल्टेंट निकाल ले रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हमने एक चीज़ आपको पहले बताई कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट जब होता है या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, उस समय IM की वैल्यू क्या होती है। उस समय IM की वैल्यू क्या होती है, तो ये IM की वैल्यू होती है I इक्वल्स टू VM/R। और इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो वहाँ पे IM की वैल्यू होती है VL/XL। ये दोनों ही वैल्यू होती है। इन दोनों ही वैल्यू को इस समीकरण में रख देंगे तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिलता है IM इक्वल टू, यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन मिलता है वो हमको मिलता है IM, यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिल रहा है वो हमको मिल रहा है, यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिला है VM इक्वल टू IM अंडर रूट ZR प्लस XL स्क्वायर। जो R² प्लस XL है ये कुछ भी नहीं है, एज अ रेजिस्टेंस ये काम करता है। जैसे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा जैसे करंट को क्या करता है कंट्रोल करता है। एक तरह से ये भी करंट को उस सर्किट में बहने वाली करंट को कंट्रोल करता है। क्योंकि यहाँ पे कितने दो तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं, तो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमारे पास नई क्वांटिटी अब आती है सामने जो कहलाती है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस के बारे में इम्पीडेंस कहलाती है यहाँ पे एक नई क्वांटिटी हमारे सामने आई, इम्पीडेंस अलग अलग हर सर्किट का होता है। क्योंकि XL और RL की वैल्यू किसी और सर्किट की हम बात करेंगे जहाँ पे हम R और C को कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ पे Z की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। या कहीं पे हम तीनों ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, इन सबको कंबाइन करेंगे तो वहाँ पे Z की वैल्यू कुछ और आएगी। तो इसलिए Z हमारा अलग अलग सर्किट में अलग अलग नंबर, अलग अलग वैल्यू शो करता है। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। VM को तो IM जेड, देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है कि R² पर XL² को जेड से प्रदर्शित करते हैं तथा परिपथ में इसको प्रतिबाधा, इसको हिंदी में इसको प्रतिबाधा कहते हैं। अच्छा, इसका अभी अपना एक फेज़र डायग्राम होता है, मतलब कि एक अब हम बात कर रहे हैं कि इम्पीडेंस फेज़र डायग्राम क्या होता है। इम्पीडेंस फेज़र डायग्राम अगर समझने के तौर पे देखा जाए तो एक तरीके का रेजिस्टेंस डायग्राम आपके सामने आ रहा है कि अलग अलग सर्किट में जो हमको चीज़ें मिल रही हैं जो उस सर्किट में करंट को रोक रही हैं या बहाने का काम कर रही हैं, तो उस तरह की जो क्वांटिटी हमको मिल रही उसका अगर हम फेज़र डायग्राम में उसका रिजल्टेंट निकालें तो वो कैसा, उसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो अब हम इम्पीडेंस फेज़र डायग्राम की बात करते हैं। इम्पीडेंस फेज़र डायग्राम में आपको क्या है, दो क्वांटिटी आपने जो ली हुई है, दो क्वांटिटी आपने कौन ली है, एक हमने लिया है रेजिस्टेंस और एक लिया हमने इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में हमारी रेजिस्टेंस में हमारी जो कंट्रोल करने वाली जो इक्विपमेंट वो रेजिस्टेंस, जो अगर हमारे इंडक्टर की हम बात करेंगे, इंडक्टेंस के प्योरली इंडक्टिव में हमें एक नया कोफिशिएंट मिला था जिसको हम बोलते थे एक्सेल, जिसको हम क्या बोलते थे, एक्सेल बोलते थे। एक्सेल मतलब कि क्या है ये ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव
रिएक्टेंस। ये एक्सेल कहलाती है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या होती है ओमेगा एल। ये जो क्वांटिटी थी वो हमको मिली थी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। ये क्वांटिटी ही क्या करती है, करंट को बैलेंस करने का काम करती है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब इन्हीं दोनों क्वांटिटी का मतलब ये हमको किसका, आर का और एक्सेल का इस्तेमाल करके हमको इसका रिजल्टेंट बनाना। वो रिजल्टेंट क्या होगा आपका, जो आपको यहाँ पे फेजर डायग्राम मिलेगा रेजिस्टेंस का, एक तरह जिसको हम इम्पीडेंस डायग्राम भी बोलते हैं, उसको हमको ड्रॉ करना है। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि इसमें हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, एक्सेल चेंज हो सकता है। एक्सेल चेंज होगा क्योंकि हम जान रहे हैं कि करंट हमारी क्या चल रही है, करंट हमारी वोल्टेज 90 पीछे चल रही है, तो मतलब कि एक्सेल भी हमारा पीछे चलेगा। एक्सेल पीछे चलने की वजह ये है कि जब आप इक्वेशन देखेंगे तो वहाँ पे v इक्वल्स टू आपको मिलेगा I इंटू एक्सेल। इसी I की वजह से ये एक्सेल 90 डिग्री पीछे रेजिस्टेंस चल रहा है। सेम डायग्राम बनेगा, मतलब यहाँ पे R आ गया और यहाँ पे आ गया आपका एक्सेल। अब इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी अब इनका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा। ये रिजल्टेंट ही जेड कहलाएगा। अच्छा, इस जेड की अब ये रिजल्टेंट है तो इसकी वैल्यू निकालना ज़रूरी है। तो इसी एक्सेल को उठा के यहाँ पे अगर हम रख देते हैं और इसको बढ़ा के ऐसे मिला देते हैं तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये परिणामी आपका हो गया जेड और इससे मिलके यहाँ पे एक्सेल यहाँ पे हम सपोज करके रख दे रहे हैं तो ये हमारे बन गया ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बन गया, अब इस पर हम पाइथागोरस लगा देते हैं तो हमको यही चीज़ मिलेगी कि जेड इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा क्या, √r² प्लस XL²। यही चीज़ मिली जो कि हमारी क्या है, जेड इम्पिडेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का परिणामी में रिजल्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेड इम्पिडेंस। इंग्लिश में इम्पिडेंस इसको बोला जाता है। अब इसी चीज़ को आगे ले जाएंगे हम। देखिए यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि कैसे निकलेगा। इसके बाद जब हमारे ये वैल्यू निकल जाएगी जेड की तो हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हमको चाहिए कि अब हमने जेड तो निकाल लिया, अब हमको चाहिए क्या, अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू चाहिए, tan थीटा की वैल्यू। अब आप सोचेंगे tan थीटा कैसे हमको चाहिए, क्या मतलब यहाँ पे देखिए एंगल हमारा कितना है, फाई। यहाँ पे एंगल हमारा फाई है। फाई को ही हल करने के लिए यहाँ पे एंगल यहाँ पे हमें जो फाई दिख रहा है, एंगल हमको यहाँ पे जो फाई दिख रहा है, एंगल हमको यहाँ पे फाई दिख रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आर जो अभी हम आपको बताए हुए थे कि यहाँ पे जेड, यहाँ पे थीटा, और ये जो आर, यहाँ पे आपको जेड जो परिणामी मिला है, यहाँ पे एक्सेल जो है, और इसके लिए जो हम आपको यूज़ होता है यहाँ पे थीटा, ये हो गया फाई। ये एंगल फाई था आपको, और इस चीज़ को हम क्या करना है, एक्सेल लिखना है। तो अब यहाँ से हम अगर tan फाई निकालना है, जिसकी हमको ज़रूरत आगे पड़ेगी, जो बताया भी आपको जाएगा, tan फाई अगर हम निकाल लेते हैं तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, लाल बटा कक्का का इस्तेमाल करके हम निकालते हैं, लाल बटा कक्का का इस्तेमाल, एक सेकंड, लंब बटा आधार का यूज़ करके हम लंब बटा का यूज़ करके हम tan फाई निकालेंगे, जो कि यहाँ पे निकाला गया है कि XL/R आएगा। ठीक है, इतना निकालने के बाद जब हम देखते हैं कि इतने से निकालने के बाद हम जो इक्वेशन बनाने पहुँचेंगे तो हमने देख रखा है कि हमारा जो इस इक्वेशन पे जो कि हमारा वोल्टेज जो आ रहा है आपका, वो हमारा क्या हो रहा था, वोल्टेज के इक्वेशन जब लिखेंगे तो I को यहाँ तक हमने देख रखा है। जब हम आगे चलते हैं, हाँ, इस इक्वेशन से हम वो करंट देख रहे हैं तो मिल रहा है VM/Z साइन ω/t-5। ये हमको क्या मिल रही है, करंट आपकी मिल रही है। ये चीज़ हमको मिल रही है यहाँ पे कि I = हमको मिल जाता है VM/Z साइन ω/t-5। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, अब हम ध्यान देते हैं तो हमको ये दिखता है कि जो हमारा ω/Z है साइन ω/t-5, मतलब कि अब हम यहाँ अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो कॉम्बिनेशन की, मतलब रेजिस्टेंस और किसकी, इंडक्टेंस की। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस
की जो हम बात करें इसमें हमको फेज डिफरेंस कितने का मिल रहा है, 5 एंगल का। अब फाई का मान तो हमें पता नहीं, तो फाई का मान निकालने के लिए ही हम यहाँ इसको कैलकुलेट किए हैं। यहाँ से हमको फाई का मान मिल जाएगा। ये पूरा इक्वेशन आपका हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल सीरीज सर्किट में क्या होता है वोल्टेज, क्या होती है करंट। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट मिला, जहाँ पे आई एम आपको मिल जाएगा वी एम बाई जेड, जेड इज डिपेंड अपॉन द आर एंड आर प्लस एक्सएल। ठीक है, अब हम फेजर डायग्राम बनाएं किसका, आर एल सी सर्किट का। ये वोल्टेज डायग्राम है इसका, पीछे हमने इसको बना दिए, पीछे बता चुके हैं पर इसका फेजर डायग्राम ये। इसके बाद हम आगे चलते हैं आगे से। अब इसके यहाँ तक हमने देखा और उसके बाद हमको क्या चीज़ ध्यान में रखें। अब हमारे सामने जो आ रहा है वो हमारे सामने आ रहा है क्या, पावर। इसका पावर कैसे निकालेंगे, तो पावर को हम वही देखते हुए चल रहे हैं कि P इक्वल्स टू वी आई। तो हमने यहाँ पे V देख रखा अपना, V इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, I इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये वैल्यू हमको करंट की मिल रही थी। इसी को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने पे हमको यहाँ पे दो क्वांटिटी मिल रही है, दो क्वांटिटी हमको यहाँ पे सॉल्व करने पे मिल रही है। एक हमको मिल रहा है क्या, यहाँ पे हमें दो पार्ट में, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको दो पार्ट में मिलेगा। एक मिलेगा कॉस ओमेगा टी माइनस 4, एक मिलेगा कॉस फाई। क्योंकि हम जान रहे हैं कि अगर फंक्शन टाइम ओरिएंटेड आ रहा है तो मतलब कि हर बार चेंज हो रहा है, हर बार चेंज है, तो पावर की वैल्यू हर जगह हमको चेंज मिलेगी, तो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस टर्म को निग्लेजिबल मानते हुए हमने यहाँ पर जो पहला टर्म निकला है वी आई एम बाई टू कॉस फाई, ये जो टर्म निकला है हमारे सामने, हम इसको कांस्टेंट पावर यहाँ पे हमको मिलेगी। इसका इस्तेमाल करते हुए हम पावर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद ये एक चीज़ और हमारे सामने आती है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो विचलित यहाँ पे देख सकते हैं कि समीकरण एक में इसके दूसरे भाग हैं, अतः एक भाग में वी एम आई एम बाई टू कॉस ओमेगा टी है जो कि स्थिर मान रखता है, कांस्टेंट वैल्यू रखेगा। तथा दूसरा भाग पी कॉस टू वी एम आई एम बाई टू कॉस ओमेगा टी माइनस 5 से जो विचलित भाग है, इसकी आवृत्ति वोल्टेज तथा धारा की दुगनी हो तथा इसका मान पूर्ण चक्र के लिए शून्य हो जाता है। ठीक, अच्छा, जो हमारे पास ये वैल्यू आई पी कॉस टू वी एम आई एम बाई टू कॉस फाइव, ये जो वैल्यू हमारे पास आई, इसमें हमको क्या देखना है, इसमें एक चीज़ और हमको ध्यान देनी है। यहाँ पे जो हमको पूरे चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम वी एम बाई रूट टू और आई एम बाई रूट टू करते हैं, और अगर हम रूट टू का आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे 2 ही मिल जाएगा। इस तरह से भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। और जब हम इस चीज़ को इस तरह लिखेंगे तो ये जो हमारी क्वांटिटी है वी एम बाई रूट टू या आई एम बाई रूट टू, ये किसकी वैल्यू है, ये है वी आर एम एस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका वी एम बाई रूट टू होता है। और यहाँ पे वी आर एम एस फर्स्ट वीडियो में ये बताया जा चुका है कि वी आर एम एस क्या चीज़ है। वी आर एम एस इक्वल्स टू होता है वी एम बाई रूट टू, और आई आर एम एस इक्वल्स टू होता है आई एम बाई रूट टू। ये वैल्यू इस यहाँ पे वी आर एम एस और आई आर एम एस हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी एम बाई रूट टू और आई एम बाई रूट टू की जगह पे हम वी आर एम एस और आई आर एम एस लिख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में हमने यहाँ पे लिखा भी, अतः यहाँ पे वी तथा आई एक आर एम एस मान है। वी प्रदर्शित करता है वी आर एम एस को, आई प्रदर्शित करता है आई आर एम एस को। यहाँ पे पावर क्या होगी उस सर्किट में, ये भी आपको पता चल गया। अब हम आगे के चलते हैं और उसका वेव रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। वेव रिप्रेजेंटेशन वैसे ही होगा जैसा आपको पहले बताया जा चुका है प्योर इंडक्टिव सर्किट में, क्योंकि हमारी 90 डिग्री से पीछे की तरफ हम चल रहे हैं 90 डिग्री, तो इसका वेव रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगा, क्वांटिटी का वेव रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगा। और इसी में पावर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि हमको उसमें फेज डिफरेंस मिल रहा है। फेज डिफरेंस आपको हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि फेज डिफरेंस में जो है जितनी भी वेव्स होती हैं किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर उसको किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर उसको शो करना है, तो वो पहले ही उन वेव की फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए और उनके चलने का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मतलब कि वो एक क्लॉक वाइज चले या तो एंटी क्लॉक वाइज चले, या तो उनकी फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड हो। ये मिनिमम कंडीशन के साथ ही हम किसी वेव को एक एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो इक्वेशन अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेज डिफरेंस हम आपको पहले ही बताए थे कि अगर कोई वेव है उसकी मैक्सिमम डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू इन पॉजिटिव साइकिल में ये मैक्सिमम वैल्यू किसकी वी की, और ये मैक्सिमम वैल्यू किसकी आई की। ये दोनों ही मैक्सिमम वैल्यू अगर अलग अलग टाइमों पे मिलती हैं तो उस वेव के बीच में फेज डिफरेंस कहलाता है। यहाँ पे फेज डिफरेंस आपको फाई का मिला है। फाई के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं
या पावर की, क्योंकि पावर का इक्वेशन जो आपने यहाँ पे देखा 1/2 VM cos फाई, जब हम ये इसकी वैल्यू निकालेंगे VRMS IRMS, तो देखिए ये जब हमको क्या मिलेगा, जब हमारी जिस टाइम पर हमारा वोल्टेज जीरो होगा और करंट भी जीरो होगी, उनके बीच फेज डिफरेंस तो हमको बता दें फाई हो गया। जैसे जिस टाइम पे वोल्टेज हमारी जीरो होती है स्टार्टिंग में, उस समय हमको पावर बहुत ही कम मिलता है, निगेटिव की तरफ मिलता है। और जिस समय हमारी पावर मैक्सिमम की तरफ जाती है, उस समय हमको पावर क्या मिली, बहुत ज़्यादा मिली। इसका मीन्स हमको निकल के आया सामने हमारे क्या, कि जब वोल्टेज हमारी जीरो होती है तो हमको पावर निगेटिव में मैक्सिमम मिलती है, और जब वोल्टेज हमारी मैक्सिमम होती है तो हमको पावर पॉजिटिव में मैक्सिमम मिलती है। ये आपका हो गया पावर का डायग्राम। ये पावर रिप्रेजेंटेशन, वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन और करंट रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया। इसके साथ ही इस टॉपिक के अंदर आने वाली, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आने वाली सारी चीज़ें कवर्ड हो गई हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने जो पढ़ा आपका आर और एल सीरीज़ कम्युनिकेशन के अंदर, वो हमने ये पढ़ा है कि उसमें हमने ये पढ़ा है कि हमारी वोल्टेज करंट जो हो रही है वो हो रही है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हमें करंट मिलती है जो हमारा फेस एंगल दिखाया जा रहा है। और वी हमको मिलता है कितना, इसमें हमने वी अपना वही हमको मिल रहा है, वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। पावर हमें क्या मिल रही है, पावर इसमें हमको मिल रही है 1/2 VM IM cos फाई। ये तीनों चीज़ें हमें मिल रही हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर, इनकी वैल्यूज़ ये हमें मिल रही हैं। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे फेज़र डायग्राम, वेव फॉर्म, हमने यहाँ पे वेव फॉर्म और फेज़र डायग्राम, वेव फॉर्म और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पावर करंट और वोल्टेज इन RL सर्किट इन सीरीज़ को एक ही जगह पे प्लॉट करके ये भी बता दिया है। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली। इसके जो 6 मेजर पॉइंट्स हैं उनको हमने क्लियर कर लिया है कि हमारा करंट का इक्वेशन क्या होगा, वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, पावर का इक्वेशन क्या होगा, हमारा वेव रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, और फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, और पावर करंट और वोल्टेज का वेव रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। अब इसके आगे हम चलते हैं और आगे हम इसी के एक सीक्वेंस को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे किसका, एल और ठीक है, अब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे आर और सी का। ठीक है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट पे, वोल्टेज पे, पावर पे, फेजर डायग्राम पे, वेव फॉर्म पे, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर, करंट, वोल्टेज एंड वोल्टेज पे। तो अब हम इसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रतिरोध तथा संधारिता, मतलब कि आर और सी का हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या बताएंगे, सेम वही चीज़ है। इसमें हम क्या करना है, वह करंट को कांस्टेंट मानते हुए हमको इक्वेशन बना लेनी है। किसकी, करंट कांस्टेंट मानते हुए हमने आर रेजिस्टेंस की इक्वेशन बनाई, और कैपेसिटर की इक्वेशन बनाने के लिए हम आपको बता देते हैं कि जब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हम लोगों ने पढ़ा था, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की अपनी जो प्रॉपर्टी है, जिसमें प्रॉपर्टी मतलब कि फेज डिफरेंस को अगर हम बात करें, वही ये प्रॉपर्टी हो गई। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर हमको क्या मिला था, कि हम ये देखा था कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो कैपेसिटर होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, मतलब कि कुछ इस तरह का फेजर डायग्राम हमको वहाँ पे मिला होगा। करंट यूँ हो रही होगी और वोल्टेज यूँ रहा होगा, क्योंकि जो इस बात को हम बोल रहे हैं कि जो करंट हमारी कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, तो वो ऊपर की तरफ आपको शो करके दिखाया गया है कि 90 डिग्री लीड करती है। अब अगर वो 90 डिग्री लीड करती, तो हमारा उस समय जो इक्वेशन हमें मिला था, वो हमारा करंट का ये मिला था, I=IM साइन ओमेगा टी प्लस π/2 प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। और उस समय वोल्टेज की इक्वेशन V=VM साइन ओमेगा टी ये मिला था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट हमारी वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है। 90। अच्छा, इसी चीज़ को हम उल्टा अगर लिखें, तो अगर हम उल्टा लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, करंट को हमने कांस्टेंट मान लिया, जिससे यहाँ पे हमने दिखाया कि I= साइन ओमेगा टी। अच्छा, वोल्टेज में हमको क्या मिलेगा, वोल्टेज में मिल जाएगा VM साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये वोल्टेज में हमें
ये वोल्टेज मिल जाएगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। इसी को इस्तेमाल करना है हमको। और अब यहाँ पे हम आपको शो कर दें कि यहाँ पे ये वोल्टेज कैसे निकला, वो इस तरह निकला। ठीक है, इसके बाद हमको फेज़र डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्योंकि फेज़र डायग्राम की हमको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम जानते हैं कि हमको फेज़र डायग्राम में किस क्वांटिटी का बनाना है, तो हमने पहले ही आपको ये चीज़ बता दी है। तो अब हम यहाँ पे फेज़र डायग्राम बनाएंगे। तो फेज़र डायग्राम में वही चीज़ आपको करना है। आपने आई को कांस्टेंट ले लिया और आप जानते हैं कि आपका जो आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट है उसमें फेज़ डिफरेंस नहीं होता, इसलिए वोल्टेज भी हमारा इसी फेज़ पे बन जाएगा VR का। ठीक है, VR का। और हम कैपेसिटर का अगर बात करें, VR का मतलब यहाँ पे इससे कि VMR, इसी से मतलब है VR का। VMR। इसके साथ ही अब हम प्लॉट करते हैं कैपेसिटर को, क्योंकि हम देख रहे हैं कैपेसिटर करंट से क्या कर रहा है, 90 डिग्री में पीछे की तरफ जा रहा है एज अ वोल्टेज। जब 90 डिग्री पीछे की तरफ जाएगा तो हम उसको शो करेंगे कैसे, यहाँ पे 90 डिग्री पीछे की तरफ VMC। अच्छा, अब हम इन दोनों वेक्टर का क्या बनाएंगे, रिजल्टेंट हमारा कुछ यहाँ पे इस तरह बनेगा, रिजल्टेंट VM। इस यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल जो आपका है वो फाई कहलाया जाएगा। रिजल्टेंट से वोल्टेज क्रॉस द रेजिस्टेंस का एंगल हमारा फाई होगा, क्योंकि वही चीज़ हमको फिक्स मिली है, इसलिए हम रिजल्ट वहीं से निकालेंगे एंगल। ठीक है, इतनी चीज़ें हमको फेज़र डायग्राम से मिल रही हैं। और फेज़र डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं आप रिजल्टेंट जो निकालेंगे वो ये इस तरह निकालें। फेज़र डायग्राम का इस्तेमाल कर रिजल्टेंट कैसे निकालना वो हम पहले वाले टॉपिक में बता चुके हैं। तो यहाँ पे इस VMC को यहाँ पे आके इस जगह पे आप आके रख देंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा, जिसको हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। VM स्क्वायर हम निकाल लेंगे पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हुए। पाइथागोरस के इस्तेमाल से जो चीज़ हमको मिलने वाली है वो हमें ये मिल रही है और ये मिल रही है। अब हमको यहाँ पे एक चीज़ और हमारे सामने आई। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि फिर वही बात कि हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमारा वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज का इक्वेशन मान क्या होता है, और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज का मान क्या होता है। तो वो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे करंट के फॉर्म में वोल्टेज निकालेंगे तो IM × R यहाँ से निकल जाएगा इस जगह से। और प्योरली इंडक्टिव सर्किट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारा कुछ यहाँ से निकल जाएगा मान। इन दोनों ही वैल्यू को इस रिजल्टेंट में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे फिर एक वैल्यू मिलेगी इम्पीडेंस की, R² + XC का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें फिर इम्पीडेंस मिला। इम्पीडेंस आपको पहले भी बता चुके कि रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है, मगर इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती क्योंकि हर जगह पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चेंज होते रहते हैं। हर जिस सर्किट में जिस तरह का इंस्ट्रूमेंट लगा रहेगा इम्पीडेंस हमें उस तरीके का ही मिलेगा वहाँ पे। इस पूरी चीज़ को करने के बाद यहाँ पे इस चीज़ को हम जो कवर करेंगे तो हमको VM = IM Z, ये चीज़ जो हमको मिल रही है, Z हमारा इम्पीडेंस को शो कर रहा है। अब हम इम्पीडेंस फेज़र डायग्राम लेंगे। इम्पीडेंस फेज़र डायग्राम मतलब एक तरह का रेजिस्टेंस डायग्राम। रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे, एकदम से हमको फॉलो करना है किसको, फेज़र डायग्राम ऑफ द वोल्टेज को। वोल्टेज में हमने यहाँ पे करंट आपकी मानी थी कांस्टेंट, R हमारा यहाँ था, R हमको वैसे ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या XC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि वोल्टेज ड्रॉप हमारा 90 डिग्री करंट से हो रहा था। यहाँ पे हमने करंट शो भी कर रखा है आपको, करंट से 90 डिग्री हो रहा था। और इसके बाद जो हमको परिणामी मिलेगा वो Z, क्योंकि दो वेक्टर का परिणामी हमको Z यहाँ पे मिलेगा Z। अब इस Z को हल करेंगे तो यही चीज़ आपको मिलेगी, Z √R² + XC²। इसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं हम। अब यहाँ से हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, tan की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, tan phi। यहाँ से हमने phi को कैलकुलेट किया। अब हमारे पास जो करंट का इक्वेशन आएगा एज अ कम्बिनेशन ऑफ द सीरीज़ एंड कैपेसिटर सर्किट में तो हमारे पास जो इक्वेशंस आएगा करंट का वो आ जाएगा I = IM sin ωt + phi। बहुत कॉमन सी और बहुत छोटी सी बात है कि हमारा जब इंडक्टेंस लगा हुआ था उस समय जो हमें मिल रहा था एक करंट का, वहाँ पे ωt - phi मिल रहा था और यहाँ पे हमें ωt + phi मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा करंट का इक्वेशन यहाँ पे निकल के आया, I = VM/Z sin ωt + phi। जिसमें मतलब कि अगर हम पूछें कि आप प्योरली अगर हम ये बात पूछें कि एक सीरीज़ कम्बिनेशन किसका R और C सर्किट का, सीरीज़ कम्बिनेशन R और C सर्किट में कितना फेज डिफरेंस होता है, तो आप बोलेंगे 5। और 5 का मान कितना होता है, 5 का tan × XC/R, जो भी मान आएगा उतना ही फेज डिफरेंस होगा, चाहे 45 डिग्री आए, चाहे 30 डिग्री आए, चाहे 2 डिग्री आए, चाहे 4 डिग्री आए, मैटर नहीं करता, कितना आएगा वही मान आपका होगा 5 का। ये
वैल्यू हो गई आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन की फेजर। यहाँ पे हम जो शो किया कि जिन पहले आपको फेजर डायग्राम बताया गया है आपको। और इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आरसी सर्किट के वेव फॉर्म का। वेव फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन आपको हम शुरू से पढ़ रहे हैं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जब हम पढ़ रहे थे तभी से हम बता रहे हैं कि जी आपका ये हो गया वी एम ओमेगा वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का। और ये आपका हो गया ये इक्वेशन आपका आएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिखा गया है, वी इक्वल्स टू हो गया वी एम साइन ओमेगा टी का। और ये ग्राफ जो आएगा कॉस फाइव वाला, ये आई का जो ग्राफ है ये यहाँ से चलेगा, यूँ चलेगा। ये ग्राफ आपका आ जाएगा करंट और वोल्टेज का। ये आपका वेव रिप्रेजेंटेशन ऑफ हो गया कहा कि वोल्टेज और करंट। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम अब पावर की तरफ चलते हैं। पावर में हम पहले आपको बता चुके कि हम अपैरेंस पावर की बात हम अल्टरनेटिव करंट में करते हैं, आभासी पावर की बात हम अल्टरनेटिव करंट में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर भी हमको कई तरीके की मिलती है, जिनमें इसके 3 टाइप्स के होते हैं। एक रियल पावर, अपैरेंस पावर और रियल पावर, अपैरेंस पावर और कौन से मिलते हैं। जब हम यहाँ पे पावर की बात कर रहे हैं, पावर हमको पता है कि हम यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट में अपैरेंस पावर की बात कर, अपैरेंस का पावर मतलब आभासी शक्ति, मतलब कि हम पावर भी यहाँ पे 3 तरीके की हमको मिलती हैं, जिसको हम एक पावर ट्रायंगल डायग्राम भी आपको पीछे वाले वीडियोस में बताया जा चुका है। तो इस वजह से यहाँ पे हम अपैरेंस पावर को आगे जो यहाँ पे पी इक्वल टू वी आई होता है, सेम हमको यहाँ पे करना है। वोल्टेज और करंट के इक्वेशन को हमको यहाँ पे रख देना है। वोल्टेज और करंट का इक्वेशन जो हमारा है तो उसको हमने सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1/2 वी एम आई एम कॉस फाई। ये वैल्यू हमारी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है वोल्टेज और करंट की इसमें, इस वजह से इसको हम छोड़ देते हैं और नेग्लिजिबल मान लिया जाता है कॉस। और एक रीज़न ये भी है कि हर जगह पे, क्योंकि टाइम ओरिएंटेड फंक्शन है, इसलिए हर जगह पे हमको क्या मिलेगा, अलग अलग पावर्स की वैल्यू मिलेंगी। इस वजह से भी हम इसको निगलेक्ट थोड़ा करते हैं, मगर यहाँ पे हमको वी एम कॉस फाइव पे हमको एक फिक्स पावर की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे हमको इस पार्ट को अगर मतलब यहाँ पे हमें फिक्स पावर मिलेगा जिसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इस चीज़ को हम जहाँ पे 1/2 है उस चीज़ को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे P इक्वल टू वी एम बाई रूट टू और आई बाई रूट टू इस तरह भी लिख सकते हैं, जिसका हमको डिफरेंस जो आएगा हमारे पास यही आएगा, P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, यही आएगा। यहाँ पे एक ये 1/2 जो लिखा गया है वो गलती से लिखा गया है, मिसप्रिंट है, वो गलती हो गई यहाँ पे। ये इस चीज़ को यहाँ नहीं लिख, ये मिटा इस चीज़ को 1/2 वी एम आई एम कॉस फाइव, तो P इक्वल्स टू वी, इस चीज़ 1/2 को हम इस तरह लिख सकते हैं वी एम बाई रूट टू और आई एम बाई रूट टू। अगर हम रूट टू का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको दोबारा से यही चीज़ मिल जाएगी। तो इसमें कोई भी रूट टू का मल्टीप्लाई करने से हमें कोई भी ऐसा नहीं कि हमारा क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है, बस इतनी है कि हमको ये चीज़ दोबारा से मिल जाएगी। इस तरह भी हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। और इस चीज़ को क्योंकि हम जानते हैं कि वी एम बाई रूट टू और आई एम बाई रूट टू किसकी वैल्यू होती है, वी आर एम एस और आई आर एम एस की। तो यहाँ पे जो वी और आई जो है एज ए रिप्रेजेंट ऑफ आई आर एम एस वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे हमको जो वी मिल रहा है वी आर एम एस मिल रहा है, आई जो मिल रहा है वो आई आर एम एस मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को जैसे कि पी को आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये आपकी हो गई पावर की वैल्यू। और इसके साथ ही हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं अब इसका। अब ये रिप्रेजेंटेशन हमको दिखा रहा है किसका है, ये वेव फॉर्म का है। ये वेव फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है किसके साथ का है, करंट, पावर और वोल्टेज का वेव रिप्रेजेंटेशन। करंट का और वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे हम आगे पीछे वाले में हम बता चुके हैं आपको कि वी एम इक्वल टू ये आपका हो गया वेव का, वोल्टेज का वेव, और ये आपकी होगी करंट की वेव। इसके साथ ही हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम फाई एंगल है, फाई एंगल कितना है हम ये तो नहीं जानते, मगर हम एक आइडियल कंडीशन अगर हम पूरा लेके चलते हैं कैपेसिटर की, तो हमको याद है कि जो हम प्योरली कैपेसिटर चीज़ पढ़े थे तो 90 डिग्री हमारी क्या हो गई थी, करंट लीड करी, इसलिए 90 डिग्री ऊपर से दिखाया गया है। और फाई की वैल्यू क्योंकि अपने पास मेज़र नहीं है, इसलिए जो वैल्यू आएगी उस अकॉर्डिंग हम इसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे। इसके बाद एक पावर की बात करते हैं। पावर में हम देख रहे हैं कि जब हमारा क्या होता है, करंट हमारा मिनिमम होता है और वोल्टेज भी हमारा मिनिमम होता है, उस अकॉर्डिंग मतलब कि जिस पोजीशन पे करंट और वोल्टेज एक दूसरे को कट करते उस पॉइंट पे
जी यहाँ पे वोल्टेज और करंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के बीच में जब हमारा वोल्टेज जीरो हो, जीरो से वोल्टेज हमारे जीरो से बढ़ रहा और करंट भी हमारी जीरो से कुछ बढ़ी, तो जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट के अंदर जितनी उस पॉइंट तक जितनी वोल्टेज करंट की वैल्यू होगी, उससे हमको जो पावर मिलेगा वो पॉजिटिव की तरफ मिलेगा। और इसी चीज़ को आगे करते हुए कि जब हमारा ये क्वेश्चन कि जब हमारा निगेटिव की तरफ जो करंट पावर जिस जगह पे बराबर हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू दूसरे यहाँ पे एकदम बराबर होगी, उस पॉइंट पर वोल्टेज हमको करंट हम अरे पावर हमको क्या मिलेगा, मिनिमम की तरफ मैक्सिमम मिलेगा। और इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाना है वोल्टेज और करंट का, कि जहाँ पे हमारा वोल्टेज और करंट की वैल्यू हमारी क्या होगी, सेम आएगी, उस पोजिशन पर पावर हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर निगेटिव की तरफ सेम आएगी तो उस पोजिशन में पावर हमारा नेगेटिव की तरफ मैक्सिमम होगा। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाया गया है और ये रिप्रेजेंटेशन पावर का हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम अब हमने ये पढ़ लिए कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है आपका किस चीज़ का, हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, दो कॉम्बिनेशन हमने अभी तक पढ़ा, आर और सी का, आर और एल का। आर और सी जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें हम देखेंगे हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं। इसमें हमने पढ़ रखा है कि आई का इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन हमको करंट का मिलेगा। साथ ही वोल्टेज हमारा वही हो जाएगा, वी एम इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, पावर का इक्वेशन जो हमको इस सर्किट में मिलेगा वो मिलेगा पी इक्वल्स टू यहाँ पे वही पावर का मिलता है, पी इक्वल टू वी एम आई एम बाई टू कॉस फाइव। ये हमको मिलेगा पावर का। इसके बाद जो चीज़ हमको मिलेगी अच्छा, इस सर्किट में हमारा फेजर डायग्राम जो आएगा, पीछे आपको बता दिया गया है, फेजर डायग्राम हमारा कुछ इस तरह का आएगा। फेजर डायग्राम आपका कुछ इस तरीके का बन के आएगा, यूँ इम्पीडेंस का डायग्राम हो गया, और ये आपका हो गया फेजर डायग्राम, ये आपको होगा वोल्टेज का फेजर डायग्राम हो गया, और इसके साथ ही यहाँ पे आपको इम्पीडेंस का फेजर डायग्राम मिल गया है। ये हो गया इम्पीडेंस का फेजर डायग्राम। ये दोनों चीज़ आपको बता दी गई, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट, वोल्टेज एंड पावर भी बता दिया गया। इसके अब हम नए सीक्वेंस की तरफ आगे चलते हैं। इसके नए सीक्वेंस की तरफ हम आगे चलते हैं, जिसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि जब हम क्या करते हैं, जब हमको रेजिस्टेंस और कैपेसिटर और इंडक्टेंस, ये तीनों क्वांटिटी जब हमारी एक ही साथ कंबाइंड होती है और सीरीज़ में जुड़ी होती है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसमें, करंट पे, वोल्टेज पे, पावर पे, और कौन से ऐसे कंडीशन होती है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि जिस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं, तो इन तीनों पे ये तीनों कंडीशंस कहाँ से आती, कैसे आती हैं, और इस तीनों कंडीशन पे क्या क्या चीज़ें हमको नहीं मिलेंगी, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।